अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम और मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, हौसी बागियों का बाबुल मंदब बंद करने का ऐलान फौजी और इलाकाई सियासत दोनों हवालों से पाकिस्तान के लिए चैलेंज साबित हो रहा है। जुमेरात को हौसियों ने ईरान की हिदायत पर बाबुल मंदब को बंद करने की कोशिश में बहरी तिजारती राहदारी से गुजरने वाले 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन हमला किया। रद्द अमल में पाकिस्तान ने वार्निंग देते हुए हौसियों पर वाज़ेह किया कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और फिर हफ्ते की रात सऊदी इत्तेहादी फौज ने यमनी शहर अल हुदैदा में हौसियों के मराकज़ और ठिकानों को तबाह कर दिया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बुहीरा अहमर में तिजारती जहाज रानी को लाहक खतरात से था। नाजरीन, ईरान का हौसियों की मदद से बाबुल मंदब की बहरी गुजरगाह को आपने हुर्मस की तरफ अपनी स्ट्रेटेजिक पावर बनाने की मंसूबाबंदी जंग के 5 माह के दौरान आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। आपने हुर्मस के बाद बाबुल मंदब भी बंद कर दी गई तो दुनिया की 32% से ज़ायद एनर्जी सप्लाई में तातुल आ जाएगा। लेकिन असल खतरा 2 अहम बहरी गुजरगाहों की बंदिश से पैदा होने वाले डबल चौक पॉइंट क्राइसिस हैं, जो दिनों में आलमी मईशत को घुटनों के बल बिठा सकते हैं। मार्च में आपने हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की 20 से 25% सप्लाई मुतासिर हुई। लेकिन बाबुल मंदब की बंदी से न सिर्फ बुहीरा अहमर में जहाज रानी का सिलसिला मुनक़ता होगा, बल्कि ट्रेड एंड ऑयल गैस शिप्स को अफ्रीका के गिर्द केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ेगा। यूं शिपमेंट की मुद्दत तवील हो जाएगी, शिपिंग इखराजात और इंश्योरेंस फीसें बढ़ जाएंगी और कमज़ोर मईशत वाले मुल्कों में तेल, गैस और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के तनाजुर में सूरत हाल उस वक्त और भी ख़तरनाक होगी जब 8 दिन में पहुँचने वाले कंटेनर को 45 रोज़ लगेंगे। नतीजतन महंगी तवानाई, दरामदी बिल में इजाफे, गैर मामूली शिपिंग फ्रेट, कई गुना रिस्क और यूरोप जाने वाली बरामदात में दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपने हुर्मस अगर आलमी मईशत के लिए सांस की नाली है तो बाबुल मंदब आलमी तिजारत की शहरग है। सबके लिए यही अच्छा है कि सांस भी जारी रहे और खून की रवानी में भी खलल ना पड़े। तो इसी तनाजुर में बात करेंगे और जानेंगे कि पैंतरे बदलती 5 माह से जारी जंग का ऊंट अब किस करवट बैठेगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन आलम साहब, एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। हुसैन आलम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले के रद्द अमल में सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने हफ्ते की शब यमनी हौसियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। सऊदी इत्तेहादी अफवाज से क्या मुराद है? क्या पाक अफवाज भी इस स्ट्राइक का हिस्सा थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि अगर आप बात करते हैं ना कि सऊदी इत्तेहाद से क्या मुराद है, तो पाकिस्तान इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सऊदी डिफेंस अलायंस। पाकिस्तान उनके साथ न सिर्फ दिफाई बल्कि तारीखी, मजहबी, सकाफती और इक्तसादी मामलात के अंदर उनका हिस्सा है, उनका पार्ट है। तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी गंभीर सूरत हाल बन जाएगी कि अगर पाकिस्तान उनका साथ नहीं देता तो वो $3 अरब जो आपके रिजर्व में रखवाए हुए हैं वो भी खतरे में हैं, और आपके ताल्लुकात और 28-30 लाख पाकिस्तानी जो वहाँ मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान साथ देता है तो दूसरी सूरत के अंदर पाकिस्तान यकीनन उनका हिस्सा है। आपने पूछा है कि पाकिस्तान क्या उसका हिस्सा है? यकीनन पाकिस्तान फोर्सेस 2000 से ज्यादा फौजी तो हर टाइम वहाँ पे मौजूद रहते हैं पाकिस्तान की फौज के। अब शायद तादाद थोड़ी और बढ़ गई होगी, एग्जैक्ट तो कोई दिफाई तजियाकार ही बता सकता है, लेकिन पाकिस्तान इज पार्ट एंड पार्सल। और अगर पाकिस्तान इसके अंदर हिस्सा लेता है और हौसियों के ठिकानों को तबाह करता है तो यकीनी बात है उसके ऊपर ईरान का मूड खराब होगा, और आपके सिफारती ताल्लुकात जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्टेक पे दरमियान में कहीं चल रहे थे, तो अब अगर मामलात आप सऊदीया के हक में जाते हैं तो ईरान के साथ भी आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। ये वो मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। यकीनन पाकिस्तान इस सारे पार्ट के अंदर सऊदीया का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके दिफाई और दीगर जो मजहबी और सकाफती और मुआशी रवाबत मौजूद है। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि सऊदी और पाकिस्तान का इत्तेहाद है और पाकिस्तान की कमज़ोर जो है मुल्की मईशत है, तो इस तनाजुर में अगर हौसी जो हैं वो बाबुल मंदब को बंद करते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए जो संगीन थ्रेट है वो कितना बढ़ जाता है। बहरी गुजरगाह की बंदी से मुल्क में पेट्रोल, डीजल गैर मामूली महंगे हो सकते हैं।
बरामदात पर दबाव आ सकता है। क्या पाकिस्तान अपने तवानाई के मसले को हल करने के लिए फौजी अंदाज अपनाएगा या ये सोल्यूशन है? अच्छा, ये थोड़ा सा ना टैक्टिकल इशू है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप देखें ना कि जो आपकी सप्लाई लाइन 2 हफ्ते से 20-21 दिन में आती थी, अब वो 45 दिन का जो आपका हो गया LNG का भी और आपका फ्यूल का भी। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से अगर 2 हफ्ते बाद आ रही थी, अब वो 45 दिन पे चलेगी। और अगर बाबुल मंदब भी बंद हो जाता तो ये फिर थोड़ा और बढ़ सकता है। इसके अंदर आपके शिपिंग के चार्जेस बढ़ जाएंगे, आपके वो जो इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ जाएंगे, वक्फा भी ज़ाहिर है 45 दिन का, और आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्रंच है, जो कि पाकिस्तान एनर्जी के ऊपर बड़ा उसके ऊपर रिलाई कर रहा है, उस तेल के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम तो होगी। अब यकीनी बात है, एक तरफ आपके सऊदीया और दूसरी तरफ होसी हैं, तो आप सऊदीया का जब साथ देंगे तो ईरान के साथ आपके कुछ मामला खराब होंगे। फाइनेंशली यहाँ पर उसका असर यकीनन आएगा, आम आदमी पे भी आएगा, इंडस्ट्री पे भी आएगा, दिफा पे भी आएगा। तो यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी कि अगर आप इसको डील करते हैं आहनी हाथों से या सऊदीया के साथ ज्वाइन करके, बेहतर तो ये है कि अगर आप मुज़ाकरात के मेज़ पे दोनों को दोबारा बिठाने की कोशिश करें, दोबारा से डिप्लोमेसी की बात करें या UN को बीच में इन्वॉल्व करें, बड़ी ताकतों को इन्वॉल्व करें। अमेरिका खुद भी जंग नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि इस टाइम ईरान के पीछे जो ताकतें खड़ी हैं वो शायद किसी न किसी सूरत एंगेज करना चाहती हैं, और उसके अंदर यकीनन दुनिया पे दबाव डालने के लिए वो ये रास्ते बंद करवाएंगे, ताकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब चोक होगी दुनिया तो यकीनी बात है अमेरिका पे प्रेशर बढ़ेगा। और ईरान तो ऑलरेडी प्रॉब्लम भुगत रहा है, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम अकेले क्यों चखें, ये सारा मजा जो है ना बाकी की दुनिया को भी चखना है। बिल्कुल। अच्छा सर, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है सालिसी में, ईरान उसका मुअतरिफ है। अगर हम ये बात करें तो वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जा रहा है, इसलिए उन्होंने हौसियों को मुतहरिक कर दिया है, उन्हें असलहा फराहम किया जा रहा है। अगर हौसी ठिकानों पर सऊदी इत्तेहादी अफवाज के हमले होते हैं, जो कि हो रहे हैं, तो ईरान का मुमकिना रद्द अमल क्या हो सकता है? ईरान क्या करेगा? ईरान रद्द अमल ऑलरेडी दे तो रहा है। वो आप देख लें कि क्या उसे कहते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने 2 रास्ते बंद कर दिए। रास्ता लंबा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जितने क्या उसे कहते हैं जगहों के ऊपर अमरीकी अड्डे, उनके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, और उनको यकीनन लॉजिस्टिक के अलावा जो बाकी सपोर्ट है, वो टेक्निकल सपोर्ट है या इंटेलिजेंस शेयरिंग है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की बात कर रही हूँ कि इन दोनों के ताल्लुकात में क्या हो सकता है? ईरान मुमकिना तौर पर क्या रद्द अमल दे सकता है पाकिस्तान को? यकीनी बात है कि पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं ईरान के साथ, वो ख़राब हो सकते हैं। एक आपको ज़हन में रखनी चाहिए बात कि पाकिस्तान की एक ख़ास तादाद जो है वो ईरान के साथ इमोशनली अटैच है। अहले तशय्युअ की आबादी जो है, इंटरनली वो प्रेशर बिल्ड होगा, और ईरान के साथ आपका बॉर्डर है। यकीनी बात है आपके साथ ताल्लुकात जब ख़राब होंगे तो मामला किसी भी नहज तक जा सकते हैं। तो पाकिस्तान को बहुत एहतियात से काम लेना है। पाकिस्तान 2 तरफा जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात, उसके बैलेंस करने में ही अपनी कामयाबी समझता है। अच्छा सर, काफ़ी लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ईरान जंग को फैलाना क्यों चाहता है? हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो ईरान के साथ कर रहा है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन बाज़ माहिरीन का कहना है कि ये तो इसराइल चाहता था कि मशरिक़ वस्ता में जंग फैले। कहीं ईरान जो है वो इसराइल के ट्रैप में तो नहीं आ गया? अच्छा, इससे पहले हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि ये जो विनिंग ट्रॉफी थी ये इसराइल के लिए थी, ये अमेरिका की जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान की या अरबों की जंग नहीं थी। लेकिन इसराइल ने जो चाहा उसने हालात इस नहज पर पहुंचाए कि ईरान को इसके अंदर, लाजिमी बात है वो पिछला जो कज़िया चल रहा था फ़लस्तीन वाला, उस मामले के बाद ये इतना फैला कि अमेरिका को उसकी मदद के लिए, इसराइल की मदद के लिए आना पड़ा। और अल्टीमेट नुकसान अमेरिका का, दुनिया का, अरब दुनिया का ऐसा हुआ कि उसके अंदर अब इंटरनेशनल कुव्वतें ईरान के पीछे खड़ी हो गई अमेरिका की दुश्मनी में। तो अब रिजल्ट ये है कि ईरान के हमले करने की सूरत में मुसलमान मुल्कों का नुकसान है,
اور اگر اسرائیل اٹیکس کرتا ہے یا امریکہ اٹیک کرتا ہے تو دوسری طرف ایران میں بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک مشترکہ نقصان ہے، اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور مسلم دنیا بھی کر لیتی ہے تو شاید کو بات چیت ہو جائے، لیکن الٹیمیٹ مجھے بظاہر تو نظر نہیں آتا، اور جنگ کی شدت جو ہے جیسے ہی بڑھے گی، مالی، معاشی اور دفاعی معاملات بگڑتے جائیں گے اس خطے میں۔ بالکل، اور ایک اہم موقع ہے کہ پاکستان پھر سے اپنا کردار ادا کرے اور دونوں ملکوں کو میز پر بٹھائے تاکہ جو بھی معاملات ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے، نہ کہ یہ جو معاملہ ہے وہ جنگ کی طرف جائے اور مشرق وسطیٰ میں جنگ مزید پھیلے۔ تو ہمارے ساتھ حسین عالم صاحب موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، 2 ماہ پہلے انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریا کانت نے سماعت کے دوران بھارت کے بے روزگار اور احتجاجی نوجوانوں کو کاکروچ کہہ کر پکارا اور معاشرے کا بوجھ قرار دیا۔ انڈین یوتھ نے چیف جسٹس کی گالی کو کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے اپنے سینے پر سجا لیا اور پیپر لیک سکینڈل سامنے آنے پر دہلی کے جنتر منتر چوک پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ 2 ماہ کے احتجاجی دھرنے، پولیس تشدد سہنے کے باوجود کاکروچ پارٹی کے نوجوان ورکرز ٹس سے مس نہ ہوئے اور بی جے پی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور مودی کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو مستعفی ہونے کا اعلان کرنا ہی پڑا۔ بھارتی سول سوسائٹی کے بڑے ناموں کی احتجاجی دھرنے میں شمولیت، کانگریس اور عام آدمی پارٹی کی حمایت کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ انڈین یوتھ نے مودی کے 12 سالہ گھٹن زدہ اقتدار میں پہلی نقب لگائی۔ تحریک کی شدت نے ثابت کر دیا کہ انڈین جین زی متحرک ہو چکے ہیں۔ ان کا احتجاجی دھرنا مودی حکومت کے لیے کسی سنگین خطرے سے کم نہیں۔ تو کیا یہ جینزیز کی کاکروچ پارٹی 12 سال سے مستحکم مودی حکومت کی جڑوں میں بیٹھنے والی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ سر، بظاہر تو ایم کیٹ کے پیپر لیک سے یہ شروع ہونے والا جو تنازعہ ہے یکدم بھارت کے پورے منظر نامے پر چھا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ جو تنازعہ صرف وزیر تعلیم کے استعفے پر سلجھ سکتا تھا وہ اتنا الجھا کہ اب سب اس پر بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، میرے خیال میں جین زی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ میں بھی ایک تحریک جوانان پاکستان کا سربراہ ہوں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جین زی کی نمائندگی کوئی ہے موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک مذاق میں بننے والی پارٹی جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، کوئی اس کا عملی دائرہ کار نظر نہیں آتا، کوئی ان کا ایسا منشور اور دستور اور دفاتر اور الیکشن کمیشن پہ رجسٹریشن کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس نے ایک بھارت کی سرکار کو ہلا کے رکھ دیا۔ جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہ عوام کے دلوں میں نہیں ہے، اور جو عوام کے دلوں میں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو چیف جسٹس کی جانب سے کاکروچ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف چند ہفتوں کے اندر بھارت کے اندر کیا حال ہو گیا، یعنی کہ وہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا نریندر مودی کا تھا، بی جے پی کا تھا کہ جناب ہم تو مسلمانوں کی تقسیم کریں گے، ہم تو عیسائیوں کی تقسیم کریں گے، سکھوں کی تقسیم کریں گے، بھارت کے اندر جو ذات پات ہے اس کے اندر تقسیم لائیں گے۔ تو آج وہ تقسیم بھی ختم ہو گئی۔ مسلمان، سکھ، ہندو سارے اکٹھے ہو کے بھارت کی جو ظلم اور ستم ہے، جو بھارت کی سرکار کے مظالم ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اب ٹلنے نہیں لگا، یہ معاملہ اب آگے جائے گا، کیونکہ یا تو شروع میں وہ سیدھے ہاتھوں گھی نکل چکا ہوتا، لیکن ابھی وہ تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی ہے، اور جب آپ انگلی ٹیڑھی کریں گے اور پھر آگے سے اپنی ہی ملک کی بچیوں کو بے آبرو کیا گیا، انہی کے سروں سے اور ان کے جسموں سے کپڑے نوچے گئے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کس طرح کے بھارت کی سرکار ہے؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ہی نوجوان نسل کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کو زخمی کر دیا، کئیوں کو جو ہے بیڑا غرق کر دیا۔ اس سارے کے اندر نظر یہ آ رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو سچویشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اور یہ موجودہ صورتحال کے اندر اتنی آگے چلی جائے گی، کیونکہ ابھی امت شاہ کا استعفیٰ اور اسی طریقے سے
उन्होंने मांग लिया है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। जी। लेकिन ये मामला असल में किसी एक भारत की सरकार या एक उसके लिए नहीं है, किसी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि असल में ये उस हिंदुत्व माइंडसेट के खिलाफ है जो लोगों में तकसीम करती है, नफरतें डालती है, लोगों को भड़काती है, लोगों पे मजालिम करती है, उनके हकूक को सल्ब करती है, 20 से ज्यादा नौजवानों को खुदकुशी के ऊपर मजबूर कर देती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, ना इंसाफी है, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां है, पाकिस्तान के ऊपर हर चीज डाल दी जाती है और साथ ही साथ कौम के अंदर तकसीम किया जाता है। ब्राह्मणों के मजे हैं और बाकी लोगों के जो कि खुद हिंदू होते हुए भी अपने ही मुल्क में अकलियत बन के रह गए हैं। देखिए, ये एक खतरनाक अमल है और मुझे ये बड़ा वजाहत से नजर आ रहा है कि आज की सूरत हाल के अंदर ये अब उन्होंने वजाहत से कह दिया, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आप नरेंद्र मोदी से अलहदगी इख्तियार करें, आप बीजेपी से हटेंगे तो हमारे मेंबर बनेंगे। मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स जा पहुंचे हैं और मजे की बात ये भी है कि एक ऐसी पार्टी जो कि कोई उसका सियासी वजूद उस तरह से नहीं है और वो एक मजबूत हुकूमत को उधेड़ के रख देती है, उसको मजबूर कर देती है कि जो उनके धर्मेंद्र प्रधान जो कि वजीर तालीम था उसको इस्तीफा देना पड़ गया और कबूल भी हो गया। अभी से तो थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि कुछ नहीं होगा और हम जो है वो डटे में हैं, इंक्वायरी होगी, नरेंद्र मोदी की तिफत तसलियां, झूठी बातें। और उसके बाद उससे पहले सेक्रेटरी जो तालीम था उसने भी इस्तीफा दे दिया था। इसका मतलब ये है कि आप देखें ना, सेक्रेटरी गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट जो थी, रियासत जो थी, उसके सेक्रेटरी ने, उसके नुमाइंदे ने इस्तीफा दे दिया था। इससे वजाहत से ये नजर आ रहा है कि भारत इस टाइम पे शदीद टूट फूट का शिकार है और उन्होंने जिस तरह से कहा है नजर आ रहा है सर कि मोदी के ऊपर ना जेनजीज का प्रेशर भी है। जैसा कि सर आपने कहा कि एक ऐसी जमात जिसका कोई मंशूर नहीं, बिल्कुल मजाक में वो एक सोशल मीडिया पर जमात बनी जो कि अब अमली तौर पर हमें भारत में नजर आ रही है। इसी जमात के साथ हम देख रहे हैं कि जो दीगर ऑपोजिशन जमातें हैं वो खड़ी हैं, कांग्रेस इनके साथ जो है वो खड़ी है, आम आदमी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इनके साथ खड़े हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के जो अरकान हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आपको लगता है कि जैसा इनकलाब बांग्लादेश में आया था और हसीना वाजिद बांग्लादेश से भागकर भारत चली गई थी, तो क्या मोदी के साथ भी वैसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा होगा तो मोदी कहाँ भागेंगे? मोदी को तो भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले भी जब पाकिस्तान भारत जंग हुई थी तो आपको पता है कि इनको ये किसी ने बता दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला है। उसके ऊपर बेचारा जो भागा घर से तो चप्पलें भी उतर गई थी और नंगे पांव जाके बंकर में जाके घुस गया था। तो यहाँ तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पे जितनी बाकी सियासी पार्टियां हैं जिनका भी आपने जिक्र फरमाया, ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये राइडिंग द सर्फ कहते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर, यानी कि जब समुद्र की लहर ऊंची उठती है तो उसके ऊपर वो कुछ तैराक होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं, वो राइडिंग द सर्फ होता है। तो असल चीज कांग्रेस की नहीं है, आम आदमी पार्टी की नहीं है, बल्कि असल चीज है जेन जी की, उस तहरीक का जो मोदी सरकार और उस नजरिए के खिलाफ खड़ी हो गई है, जो बीजेपी की लाकानूनी दहशतगर्दी और तकसीम को मुस्तरद करती है, जो नफरत की बुनियाद के ऊपर सियासतें और नौजवानों का इस्तेसाल के खिलाफ है, जो कहती है कि 80 लाख सालाना ग्रेजुएट होते हैं और नौकरियां सिर्फ 29% मिलती है, जो कहते हैं कि 27 लाख नौजवान हर साल ब्रेन ड्रेन, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं गैर मुमालिक के अंदर अपना सब कुछ बेच बाच के, जो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर सारी वेल्थ जो है वो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी तक न रहे, बल्कि इसका यकसा तकसीम होना चाहिए अवाम में। ये मामला यहाँ ठहरने नहीं लगा। आई टेल यू कि ये जो आपने जिनका जिक्र किया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी इंटरेस्टिंग बात आप जरा गौर कीजिए, तमाम जगहों के ऊपर ये एंटी मोदी और एंटी भारत जो था एलिमेंट था।
नेपाल के अंदर क्या हुआ, जो सरकार आई वो भारत मुखालिफ बयानिए के ऊपर आई। बांग्लादेश में क्या हुआ, हसीना वाजिद जो कि एक टट्टू थी नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की और इंडिया की, उसको लोगों ने निकाल बाहर किया। उसके बाद जो श्रीलंका के अंदर हुआ वहां भी भारत के मुखालिफ हुआ। आज भारत के अंदर भारत मुखालिफ लोग खड़े हो गए हैं और भारतीय सरकार बीजेपी की सोच, उसकी आमराना हरकत और नाजायज उनके साथ जो सलूक है उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। आई बिलीव कि हो सकता है कि अगर ये मामला यहाँ न रुका, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा रुकता हुआ, इसका मतलब तो ये है कि नौजवान खड़े हो गए हैं और वो एक इनकलाबी कैफियत बपा करने जा रहे हैं। और अगर ये इनकलाबी कैफियत बपा हो गई, बिलीव यू मी कि मुझे तो फिर ये तो भारत की सरकार इसी साल बल्कि चंद महीनों में गिरती नजर आ रही है। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल किया गया, ताकत के ऊपर नौजवान मुश्तइल हो गया, औरतें भी, इसके अंदर लड़कियां भी शामिल हैं। और आप देखें कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। ये एक मामला इतना खतरनाक है कि जिसकी आप जितनी भी मेरे ख्याल में इसके पहलू देखेंगे, उसके अंदर खैर का पहलू कहीं नहीं नजर आएगा। बिल्कुल, अगर मोदी अपनी मुद्दत पूरी कर भी लेते हैं, जो अगले इलेक्शंस होंगे, ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि जेन ज़ी अब मोदी को जो है इलेक्ट तो नहीं करेंगे। अच्छा सर, गोदी मीडिया की बात कर लेते हैं कि भारत में कुछ भी हो, वो सारा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान को कह देते हैं कि भाई जो करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। अब ये जेन ज़ीज़ का जो धरना है, एहतजाज है, गोदी मीडिया कह रहे हैं पाकिस्तान ने इसको स्पॉन्सर किया है। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, अगर वो कह रहा है पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया है तो फिर तो वैसे ही पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इतना मजबूत है कि वो आपके मुल्क के अंदर हंगामे करवा सकता है, आपके मुल्क के अंदर नौजवान नस्ल को अपने बस में कर सकता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान पे इल्जामात, ये बातें, ये हर बार, ये अभी ये जो चूरन है ना नरेंद्र मोदी का, ये बिकने वाला नहीं है। और यही वजह है कि आवाम जान गई है इसका मकरू चेहरा, इसके मकरू धंधे, इसकी मकरू सोच, इसकी मकरू अमल, ये तमाम वो जान चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने के अंदर सुराख करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बहुत जल्द नजर आएगा कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी इन डिफिकल्ट टाइम्स। ये अब नरेंद्र मोदी का बचना मुहाल हो चुका है। नरेंद्र मोदी, इसकी सोच, इसकी आमराना हरकत, इसकी जो प्रो ब्राह्मण पॉलिसी, ये कामयाब नहीं होंगी। आप देखें कि इससे सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अपसेट हो चुका है। ऑलरेडी लोग ये सोचने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी एक थ्रेट बनता जा रहा है स्टेट के लिए, भारत की जो यकजहती है उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। एंड आई थिंक हिज डेज आर नंबर्ड। बिल्कुल। अच्छा सर, अब जेन ज़ी तो मोदी के खिलाफ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुस्लिम, ईसाई और जो सिख हैं वो भी जंतर मंतर के जो धरने में उन्होंने भरपूर तौर पर शिरकत की है। क्या जो मोदी का इंतहा पसंद रवैया था इन अक़लियतों के खिलाफ, ये उसकी वजह है कि आज वो भी वहाँ खड़े हैं? ये बिल्कुल, ये इंतहा पसंदी नहीं थी, ये शिद्दत पसंदी थी, ये जालमाना पॉलिसियां थी, ये जंतर मंतर, जो अब वो जंतर करे या मंतर पड़े। मसला ये है कि नरेंद्र मोदी अब जो है वो उसको लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। कौम के अंदर एक सोच होती है ना, नौजवान नस्ल है, आप जो मर्जी कह लें, उनके अंदर एक सोच आ गई है कि ये रिजेक्टेड मोदी है। ये रिजेक्टेड मोदी जो है ये अब उनको काबिल कबूल नहीं होगा। ये इस्तीफा अगर पहले आ जाता, ये पहली बात हो जाती। नौजवानों के साथ जब जुल्म हुआ उस टाइम पे नरेंद्र मोदी सरकार झूठ बोलती रही, लारे देती रही, फिर कभी इंक्वायरियों की बात करती, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, उसने भारत की जनता पार्टी को उड़ा के रख दिया है। नाउ दिस इज द nail in the coffin। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया पासबान इस्लाम में शिरकत कर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सिविल एटमी टेक्नोलॉजी का मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे से अगले रोज सदर ट्रंप ने कहा कि सिविल एटमी टेक्नोलॉजी मुआहिदा सऊदी अरब की अब्राहम एकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत है,
जबकि व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक तहरीरी मुसवदे में अब्राहम एकॉर्ड की कोई शर्त नहीं है। सऊदी अरब को सिविल एटमी टेक्नोलॉजी फराहमी के मुआहदे पर अमरीका और इसराइल में मुसलसल तनकीद हो रही है। साबिक इसराइली वज़ीर दिफा लेबरमैन ने कहा कि सिविल एटमी टेक्नोलॉजी मुआहदा मशरिक़ वस्ता में एटमी असलहे की खतरनाक दौड़ को जन्म देगा। बहुत से जंगी माहिरीन सिविल एटमी टेक्नोलॉजी मुआहदे को एटमी हथियारों की तैयारी का पहला मरहला करार देते हैं। तो क्या सऊदी अरब मुस्तकबिल में एटमी ताकत बनने जा रहा है? सऊदी अरब के मुमकिना एटमी ताकत बनने के पेश नज़र असल खतरा कौन है, इसराइल या ईरान? इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। उनका तारुफ करवा देती हूँ। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए प्रोग्राम में। सर, ईरान की एटमी सलाहियत के खात्मे के मुतालबा पर पैदा होने वाले तनाज़े से शुरू होने वाले जंग के दौरान सऊदी अरब को सिविल एटमी सलाहियत की फराहमी का मुआहदा क्या मायने रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरी राय लेने के लिए। सबसे पहले तो एक बात का तय कर लेते हैं कि जो सहूनी सोच है और जो इस्तेमाराती सोच है जिसको अमेरिका लीड करता है, वो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और रहेंगे। वो किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस्लामी मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तो ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाए। और वो दो वजहों से, एक तो जाहिर है उनकी अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे ख़त्म हो जाती, दूसरा वो ये नहीं चाहते कि इसराइल के मुकाबले में कोई भी इस्लामी मुल्क सामने आए। पाकिस्तान चूंकि ज़रा दूर मुल्क है तो खलीजी मुल्कों में, ख़ासतौर पे गल्फ के ऊपर, तो किसी सूरत ये कब मानने को तैयार नहीं है। हकीकत इस तरह वाज़ेह है कि जो लीबिया के साथ हुआ, जो इराक के साथ हुआ और जो ईरान के साथ भी किसी हद तक हुआ, जिसका खुमियाजा आज भी ईरान भुगत रहा है। तो ये तो कंक्लूजन वाज़ेह कर लीजिए कि कोई भी मुल्क, अमेरिका या इजराइल या यूरोप, कभी नहीं चाहेगा कि कोई मुसलमान मुल्क, खास तौर पे खलीज में, इस ईरान एटमी ताकत बने। जी। अब जो सऊदी अरब या यूएई है या कतर है, जो कि रिसोर्सफुल मुल्क है, मैं बहरीन और कुवैत की बात नहीं कर रहा, वो बहुत छोटे मुल्क हैं, इवन कतर भी छोटा मुल्क है, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं तो जो मौजूदा गल्फ का बहरान आया है उसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि ईरान के पास हुर्मुज़ जो था, स्टेट ऑफ हुर्मुज़, वो एक किस्म का न्यूक्लियर वेपन बन गया। दूसरा, बका की जंग के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये जंग, ये दौड़ शुरू हो चुकी है। किस तरह काबू आती है, किस तरह ये लोग इसको हासिल करते हैं, ये सवाल ज़रूर है। लेकिन बिल्कुल आपकी राय सही है कि ये बनने जा रहे हैं, लेकिन ये कहना कि क्या उसका मुकाबला सिर्फ ईरान के साथ होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उस इलाके में, खित्ते में इलाकाई सालमियत और इलाके में अपना असर रसूख हासिल करने के लिए और किसी हद तक इसराइल को थ्रेटन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लेना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि इसराइल को थ्रेट करने के लिए, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, बाबुल मंदब पर के हौसी जो हैं वो जो सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं, ईरान हौसियों को फंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, ईरान के इसराइल? देखिए, पहले तो ये बात तय कर लें कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि प्रॉक्सीज की वॉर लड़ी जा रही है, इसको दुरुस्त कर लें। हूतीज और यमन जो है वो आज से सऊदी अरब के खिलाफ नहीं लड़ रहे, उनके कई बड़े अरसे से कई मामलात ऐसे हैं जिन पे वो उलझाव का शिकार हैं। यमन और ईरान जो मसाइल आ रहे हैं उसमें आप यूएई के रोल को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? अभी जो लेटेस्ट स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के ऊपर, रिपोर्टेडली उसकी जो इंटेलिजेंस है वो सारी मुहैया की यूएई ने, और सीक्रेट अटैक्स जो किए हैं वो कुवैत ने या बहरीन ने किए हैं। मेरे ख्याल में इस सारे जो ताने बाने हैं, जो इस आग की तपिश और जो ईंधन है वो इजराइल से निकल रहा है। इजराइल किसी सूरत नहीं चाहता कि खलीज के अंदर मुसलमान ममालिक मुत्तहिद रहें या तरक्की की राह पर गामजन रहे। तो ये जो जंग हो रही है इसमें ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? ज्यादा मुसलमान ममालिक का नुकसान हो रहा है, अमेरिका का तो कुछ नहीं हो रहा। और अगर किसी हद तक देखा जाए तो इजराइल तो इनके बाद है। और अब एक और जो डेवलपमेंट बड़ी दिलचस्प और बड़ी खतरनाक है, जो मैं समझता हूँ कि ये इलाका अब हौलनाक और बेकाबू जंग के दहाने पर जा रहा है, वो अमेरिकन ने स्मार्ट मूव के थ्रू एसेट्स उर्दन में मुहैया करने शुरू कर दिए। आप जाहिर तौर है ईरान को आपने एक ऐसी सिचुएशन पे ले आया है जिसमें वो अपने आप को पहले कहता था मैं बका की जंग लड़ रहा हूँ, फिर वो कहता था मेरी डोमिनेंस हो गई है, अब वो दोबारा बका की जंग पे आ गया। तो वो किसी तौर पे भी
अरब ममालिक के ऊपर अटैक नहीं कम करेगा और प्ली यही होगी कि ये अमेरिकन एसेट्स। अच्छा सर, ये मुमकिन होगा कि मुस्तकबिल में अगर ईरान और ताल्लुकात बेहतर होते हैं, एक अच्छी डील दोनों में तय पा जाती है, तो ऐसी ही सहूलत जो कि अमेरिका सऊदी अरब को दे रहा है वो ईरान को भी फराहम कर सकता है? नहीं, ये किसी सूरत नहीं होगा, बिकॉज समझने की बात है कि जो सलाहियत या जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी HR की ईरान में है, मैं बड़े एहतराम के साथ कहूँगा कि शायद सऊदी अरब में वो ना हो, बिकॉज सऊदी अरब मोस्टली, और कुवैत भी उसमें आता है, बहरीन भी आता है, कतर भी आता है, डिपेंडेंट रहे हैं फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज, और उसमें बहुत बड़ी मिसाल UAE के भी है। जबकि ईरान को अगर आप देखें तो पिछले 47 सालों से उन्होंने सर्वाइव किया, वेदर वी लाइक इट और नॉट, उन्होंने सस्टेन किया और उन्होंने इसमें अपने आप को प्रोग्रेसिवली आगे भी लेके गए। तो अमेरिका पहली बात कभी भी ये टेक्नोलॉजी ईरान को नहीं देगा, ईरान को फैसिलिटेट नहीं करेगा। अब ये बहस और है कि क्या ये अमेरिका इस जंग को, जिसे मैंने अभी कहा कि हौलनाक होने जा रही है, क्या लेके चलेगा, या वो जिस तरह अखबार जो आजकल खबरें आ रही हैं कि वो ईरान चाहता है कि वो टेबल पे आ जाए, क्या ये ईरान की ख्वाहिश है या अमेरिकन लीडरशिप की ख्वाहिश है कि टेबल टॉक्स दोबारा शुरू हो जाए? अच्छा सर, एक और अहम पॉइंट है कि सब ये सवाल करते हैं कि अमेरिका का मिडल ईस्ट में या मशरिक़ वस्ता में क्या काम, लेकिन सब जानते हैं कि चीन के असर और रसूख को यहाँ कम करने के लिए अमेरिका बैठा है। तो सऊदी अरब को ये टेक्नोलॉजी फराहम करना कहीं ना कहीं चीन के असर और रसूख को महदूद करने के लिए तो नहीं है? नहीं, पहले देखें जी, बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका से सऊदी अरब ने, मैं कहता हूँ, बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूव के साथ की, वो इस तरह कि अगर आप देखें तो टर्की ने F-35 के लिए दोबारा डील को इराक को हमवार किया और सऊदी अरब ने अमेरिकन इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया। तो एक नेचुरल बात ये बनती थी कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका से टॉप ऑफ द लाइन चीज ले, एंड दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी विच दे वांटेड टू एक्वायर, नथिंग लेस, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। यस, ये आपकी बात मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने कार्ड्स खेल लिए हैं और अब उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस होंगी, जिसमें चाइना भी हो सकता है, जिसमें रशिया भी हो सकता है, और वो कल ये कह सकता है अमेरिका को कि मैंने तो आपके साथ बड़ा साथ दिया, मैं आपका एलाई बना रहा, लेकिन आपने तो मुझे लिंक कर दिया, बिकॉज सऊदी अरब, वेदर अमेरिका लाइक्स इट और नॉट, इट्स द लीड रोल इन मुस्लिम कंट्री, और अगर वो इब्राहिम अकॉर्ड में जाता है तो ये उसके लिए ये रोल छीनने के बायस। सो मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने बिल्कुल सही समझदारी का सबूत दिया और अब उसके पास दूसरी ऑप्शन डेफिनेटली मौजूद हैं। अच्छा सर, ये भी तो कंफ्यूजन है ना कि सदर ट्रम्प कहते हैं कि सऊदी अरब को ये टेक्नोलॉजी इसलिए दी गई है कि वो अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, हालांकि वाइट हाउस की जानिब से इसकी तरदीद सामने आई है। ये भी तो हो सकता है कि सऊदी अरब के कहने पर इसको सामने ना लाया गया हो, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा हो। देखिए, ये बड़े अरसे से बहस हो रही थी कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है, और न सिर्फ सऊदी अरब बनने जा रहा है बल्कि वो अपने साथ काफी मुल्कों को लेके जाएगा, तुर्की या पाकिस्तान को भी लीड रोल में लेके आएगा, बिकॉज यही वो चंद ममालिक हैं जो कि इस वक्त मुस्लिम मुल्कों में लीड रोल ले चुके हैं और ले रहे हैं। अब जब ये पहले दिन बड़ा क्लियर अनाउंस हुआ कि ये सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि सबसे ज्यादा तकलीफ तो सहूनियत को हुई, और सहूनियत के ही कहने पे उन्होंने ये ऐलान वापस लिया। सऊदी अरब के कहने पे किसी सूरत इसको अंडर द कारपेट नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखिए कि इसराइल इज अ नॉन डिक्लेयर्ड स्टेट विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स, और उसका सर्वाइवल सो कॉल्ड इसी सूरत में है कि खलीज में, गल्फ में किसी और मुल्क के पास से टेक्नोलॉजी ना हो। मैं नहीं समझता कि अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रम्प इंतज़ामिया या कोई भी आने वाली नई इंतज़ामिया यहूदियों के सहूनी सोच के ख़िलाफ़ जाएगी और ये टेक्नोलॉजी हमारे किसी मुसलमान मुल्क को देगी। हमें अपने तौर पे ही उन मुल्कों को कोशिश करनी पड़ेगी, ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली कुर्बानियाँ देकर इसको हासिल करना पड़ेगा। कुर्बानियाँ देकर हमें हासिल करना पड़ेगा। अच्छा सर, अमरीकी ज़राए कहते हैं कि जो खलीज में CIA मराकज़ पर ईरानी हमले हुए हैं, इसके पीछे रूस है, और अगर ऐसा है तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि स्ट्रेटजिकली जो मुआहदे की रूस है, जो रूस ईरान को सिविल एटमी टेक्नोलॉजी फराहम कर दे, या रूस उसके पीछे खड़ा हो?
देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें उतनी हकीकत नहीं हो सकती, इसलिए कि रूस अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है। जी यूक्रेन जो रशिया इलेक्शंस में जा रहा है सितंबर में, वो एक बहुत बड़ा इलेक्शन होगा। इसी तरह जैसे यूएसए में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, तो सितंबर के बाद तो रशिया अपनी जो स्ट्रेटजी है वाज़ेह तौर पर और कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस हद तक जाना कि वो ईरान को इतना आउटराइटली सपोर्ट करे अभी शायद मुमकिन ना हो। मेरे ख्याल में ईरान को ये क्रेडिट देना चाहिए कि इस जंग में उसने जब सर्वाइवल के बाद स्टेट ऑफ होमस, जिसको कभी अमेरिका ने इस्तेमाल नहीं करने दिया, उसने उसको एज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया, और वो अब नहीं मानता कि मैं किसी तौर पे शिकस्त का दोचार हूँ। अब वो हर सूरत, बिकॉज मेरे ख्याल में ईरान ये समझता है कि अगर उसके ऊपर किसी तरह पे प्रेशर रखा जाए तो वो लूज करता है, और उसकी मिसालें वही हैं कि न्यूक्लियर डील हुई ओबामा के दौर में, नई ट्रंप इंतजामिया आई, उसने ख़त्म कर दी। 17 जून का मुआहिदा या 27 जून का मुआहिदा होता है और वो ट्रंप साहब उसको वायलेट कर देते हैं। उनके नज़दीक प्रेशर टैक्टिक्स इज द बेस्ट टैक्टिक्स which they are going to continue and maintain, and they'll get the help and source wherever they can. बिल्कुल। अच्छा सर, माहिरीन समझते हैं कि सिविल एटमी टेक्नोलॉजी एटमी हथियारों की तैयारी के लिए पहली सीढ़ी है। अगर ऐसा है तो अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो उन्हें एटमी ताकत बनने में कितना अरसा लग सकता है? हम फर्ज करके अगर बात करें तो। मेरे ख्याल में ये मैं क्योंकि इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बड़ी वाज़ेह मिसाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने बड़े धीरे धीरे इन्हिसार किया अपने सेल्फ रिलायंस पे और मैनेज किया, और इसमें 2 से 3 दिहाइयाँ लगी। ऑल्दो हम उससे पहले कर सकते थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसी थी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऐसी थी कि वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और फिर उससे बड़ी बात रिसोर्सेज, उससे बड़ी बात जो मैं रिसोर्सेज सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्नोलॉजिकल गैप्स और एचआर की बात कर रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद सऊदी अरब में एचआर में और टेक्नोलॉजिकली और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो 1 से 2 दहाइयों में इसको हासिल कर लें। उनको कम अज़ कम 2 दहाइयाँ उसी तरह काम करना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने 2030 विजन पे काम किया। So it has to be a dedicated project, it has to be a very, very secret project, and it has to be a project where they will have to start to invest in their HR, in their industry, and in their economy today. बिल्कुल। और सबसे अहम सवाल यही है कि अमेरिका क्यों चाहेगा कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है उसके पास एटमी हथियार हो? अगर ऐसा है तो ये एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है इस खत्ते को लेकर। हमारे साथ मौजूद थे एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम से इतना ही, मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।